हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। वर्क एनर्जी पार्ट से क्वेश्चन लिया गया है और उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि डी ब्रॉगली का वेवलेंथ का रेशियो पूछा गया है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर देखते हैं। देखिए, आप पार्टिकल ए, ये एक पार्टिकल ए है, मास एम जिसका दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी वी, मैंने मान लिया v1 इज इक्वल टू वी, ठीक है। कोलाइड विद अ पार्टिकल बी, इस पार्टिकल से ये कोलाइड करेगा जिसका मास एज पर द क्वेश्चन m/2 दे रखा है और जिसकी वेलोसिटी है v2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है। द कोलिजन इज अ हेड ऑन, जो हेड ऑन कोलिजन होता है उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो देखिए, आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का करने का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम दोनों लगाएंगे और दोनों को हम इक्वेट करके लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की या लैम्डा ए और लैम्डा बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं। तो सबसे पहले ए के लिए प्लस बी के लिए, दोनों तरफ से पहले इनिशियल फिर फाइनल। तो देखिए यहां पर लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, ये इनिशियली है। आफ्टर दैट, आफ्टर कोलिजन के लिए लिखना पड़ेगा क्या, m1 v1 डैश, वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पे देखें इस वाले टर्म में कि m2 v2 यानी v2 तो यहां पे 0 है, तो ये वेलोसिटी तो हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। तो m1 v1, अच्छा m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है m, तो मैं यहीं पे लगा देता हूं m, v1 की वैल्यू दे रखी है v, आफ्टर दैट दिस वन m1 का वैल्यू कितना दे रखा है m/2 v1 डैश प्लस m2, सॉरी m1 का वैल्यू m दे रखा है m प्लस m2 का वैल्यू दे रखा है m/2 इंटू v2 डैश। तो देखिए m कैंसिल होते नजर आ रहे हैं, m कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेते ही, और जो बचा हुआ टर्म आएगा v इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v2 डैश बाई 2। इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे आगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां पर लगाऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, इनिशियल एनर्जी इंटू इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी का स्टेटमेंट लिखता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू, सिमिलरली यहां पर 1/2 m1 और वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर, v2 डैश का स्क्वायर v1 डैश का स्क्वायर, इस तरीके से। अब m1 और m2 की वैल्यू को मैं प्लेस कर देता हूं। तो m1 और m2 की वैल्यू को प्लेस करता हूं, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पॉज करके मैं लिख लेता हूं और फिर आपको स्टेटमेंट फाइनली दिखा दूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में टर्म्स लिखा हुआ है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 1/2 इक्वल टू m1 v1 डैश का स्क्वायर, 1/2 m2 v2 डैश। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। देखिए यहाँ पे v2 डैश और v1 डैश, ध्यान रखना ये आफ्टर कोलिजन है, तो जितने भी डैश आ रहे हैं वो आफ्टर इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने कि m1 और m2 की वैल्यू को प्लेस किया है। m1 जहां पे है वहां पर हमने m कंसीडर किया हुआ है, और जहां m2 है वहां पे हमने m/2 कंसीडर किया है। तो आप देखेंगे कि m का टर्म जैसे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, तो इसी तरीके से यहाँ भी m कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 ये सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा हुआ जो रिमेनिंग टर्म आएगा v स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर प्लस v2 डैश का स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अब देखिए इसमें हम एक छोटा सा काम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा सर्कल में लगा देता हूं ताकि ये ध्यान में रहे कि मुझे इस पे वर्क करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, v स्क्वायर इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर प्लस v2 बाई 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, देखिए होल का स्क्वायर, जबकि स्क्वायर v2 का है। याद रखना कि v2 डैश का स्क्वायर है और मैंने स्क्वायर कर दिया v2 बाई 2 का स्क्वायर। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
बैलेंस करने के लिए हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए V2 डैश बाई 2, यहां पे देखिए क्या था, V2 डैश का स्क्वायर था, बाई 2 का नहीं था, तो मैंने बाई 2 का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये 4 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमको, बेनिफिट ये मिलेगा कि ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है V2 डैश बाई 2, ये यहां पर सेट हो सकती है। इस जगह इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो अब देखिए स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको साइड पे ले जाएंगे और V2 डैश अपॉन 2 की जगह वैल्यू पे हम लगाएंगे यहां पर V माइनस V1 डैश। देखिए अगर ये V2 डैश बाई 2 है, V2 डैश बाई 2 इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे V माइनस V1 डैश हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लें, V माइनस V1 डैश का स्क्वायर इंटू 2 हो गया ये, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी V प्लस V1 और V माइनस V1, एक टर्म ये बन जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा V माइनस V1 का स्क्वायर, तो V माइनस V1 का स्क्वायर इंटू 2। तो देखिए ये वाला टर्म और ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ जो टर्म बचेगा, सभी V है, कोई भी U नहीं है, याद रखिएगा, V और V1 इक्वल टू 2 इंटू V माइनस V1। इसको अंडर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2V माइनस 2V1 इज इक्वल टू V प्लस V1। अच्छा थोड़ा इसको और शॉर्ट आउट करते हैं, 2V1 वाला टर्म यहां पे लेके आएंगे तो 3V1 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म लेके आएंगे तो यहां पे V मिल जाएगा अपने को। तो देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, V1 प्लस 2V1 इक्वल टू 2V माइनस V। तो देखिए यहां से तो हमको V मिलेगा और ये हो जाएगा 3V1 और एक V का रिलेशन आ गया 3V1। हाँ, यानी कि V1 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं यहां से, V1 की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन 3। ये एक रिलेशन बन के सामने आया। अभी मैं इस बोर्ड को रफ करता हूं और आगे की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए इक्वेशन बचा ली थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी V इक्वल टू V1 डैश प्लस V2 डैश। अच्छा याद रखें कि यहां पर जो मैंने वैल्यू निकाली है वो V1 डैश का वैल्यू निकाला हुआ है, कहीं अगर डैश वगैरह रह रहा है तो आप थोड़ा सा केयरफुल होकर इसको देख लें। इक्वेशन में V1 डैश इक्वल टू V/3 निकल के बाहर आएगा, जो भी हमने एलिमिनेशन किया। अब अपने को क्या करना है कि V1 डैश की वैल्यू तो मैंने निकाल ली यहाँ पे, अब V2 डैश की वैल्यू हम निकालते हैं इस जगह से, ठीक है, और टोटल वेलोसिटी अपने को निकल को मिल जाएगी। तो देखिए V1 डैश की वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं और इस V का फाइनल जो आंसर है वो हमको मिल जाएगा V2 डैश के फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं V इज इक्वल टू V1 डैश की वैल्यू कितनी है, V/3। तो देखिए V/3, सॉरी ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए, V/3, V1 डैश का वैल्यू यहां पुट किया प्लस V2 डैश बाई 2, V2 डैश बाई 2। तो अब देखिए इसको यहां पर ले जाएंगे हम, V माइनस V अपॉन 3 इज इक्वल टू V2 डैश बाई 2। तो ये हो जाएगा 3V माइनस V बाई 3 इज इक्वल टू V2 डैश बाई 2। तो यहां पे आ जाएगा 2V/3 इज इक्वल टू V2 डैश बाई 3। अच्छा अब अपने को निकालना किसका है, V2 डैश का वैल्यू निकालना है, और V2 डैश का वैल्यू हम निकालेंगे V2 डैश V2 डैश बाई 3 नहीं है, ये V2 डैश बाई 2 है, थोड़ा लिखने में गलती हो रही, V2 डैश बाई 2, ठीक है। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये V2 डैश बाई 2 था, स्टूडेंट पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 3 लिखना नहीं था, यहाँ 2 लिखना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4V इज इक्वल टू 3V2 डैश, और V2 डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4V अपॉन 3। तो देखिए दूसरी वेलोसिटी ये आ गई, V2 डैश की वेलोसिटी आ गई आपकी। अब देखिए हमें अपने फाइनल पे पहुंचना है, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का λ1 अपॉन λ2 का हमें इक्वेशन लिखना है। तो देखिए मैं इसके इक्वेशन को लिख रहा हूं, दोनों की वैल्यू लिख देता हूं, इन दोनों की मुझे रिक्वायरमेंट होगी V1 डैश इज इक्वल टू V अपॉन 3 और V2 डैश इक्वल टू 4V अपॉन 3। बाकी चीजें मैं अरेंज करता हूं,
तो डी ब्रोगली का जो इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, H इज इक्वल टू, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन एम वी। यहां पे एक H कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, तो अभी मुझे कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, मैं प्रोपोर्शनल लिखता हूं 1 अपॉन एम वी। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी का रेशियो निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल यहां पे लिखूंगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। अब देखिए करना क्या होगा कि देखिए एम वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पर। इसका मतलब क्या है कि ए के रिस्पेक्ट में जो हम वैल्यू लिखेंगे वो हम लिखेंगे बी की वैल्यू को। इसका मतलब क्या है कि M2 V2 डैश, याद देखिए ना, इधर V2 डैश था, M2 V2 डैश इक्वल टू M1 V1 डैश, ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। देखिए ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि लैम्डा ए और लैम्डा बी का रेशियो निकालना है। तो ए का मतलब क्या है कि ए वाला, इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसके ठीक सामने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिखेंगे। तो M2 V2 डैश लिखा है। अच्छा, M2 की वैल्यू कितनी थी, अब यहां पे पुट करते हैं, M2 की वैल्यू थी M/2। V2 डैश कितना निकला हुआ है, V2 डैश ये निकला हुआ है 4V इंटू 3 अपॉन M1 की वैल्यू कितनी थी, M1 की वैल्यू M थी क्वेश्चन में, और V1 डैश की वैल्यू कितनी निकली हुई है, V1 डैश की वैल्यू निकली हुई है V अपॉन 3, ये निकल के आया हुआ है। तो अब देखिए यहां पर कुछ कटेंगे वैल्यू, M से तो M कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और दोनों का जो रेशियो आएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी का, दैट विल बी द 2। और आप देखेंगे कि इसका आंसर कौन सा सही है। काफी लेंथी क्वेश्चन था ये। सेकेंड करेक्ट आंसर है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी का जो रेशियो आया हुआ है वो है 2। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय। 3D कोऑर्डिनेट में ये कोई पार्टिकल मूव हो रहा है, तो मैं 3D कोऑर्डिनेट बना देता हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस में ये पार्टिकल मूव हो रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा इस एंड पर, दिस इज रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट बराबर होगा रूट, यानी कि इनकी जो वेलोसिटी, जो भी स्पीड निकलेगी उन स्पीड के स्क्वायर के बराबर। तो मान लीजिए वो स्पीड है, मैं मान लेता हूं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। ये वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बराबर होगा इसके। तो अब देखिए x और y और z के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं। द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस। ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर पोजीशन वेक्टर से मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए एक एक का मैं यहां पे कर लेता हूं। ये x के लिए है, थोड़ा सा कॉलम x का बड़ा बना लेते हैं, x के लिए, ये y के लिए, और ये z के लिए, फॉर z, फॉर y, फॉर x। x के लिए क्या वैल्यू दे रखी है, x के लिए वैल्यू दे रखी है a cos ओमेगा t। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं मैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ए कांस्टेंट जैसे का तैसा रहेगा। cos का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा तो हो जाएगा ओमेगा। तो ये आंसर आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आंसर आया dx अपॉन dt का। इसको मैं लिख लेता हूं vx की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली y के लिए, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, a साइन ओमेगा टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dt। तो यहां पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरीके से z की वैल्यू दे रखी है a ओमेगा टी, a ओमेगा टी z की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी vy इक्वल टू a ओमेगा कॉस टी। इसी तरीके से z का मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, dz अपॉन dt इज इक्वल टू a ओमेगा। ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन लोग vz इज इक्वल टू a ओमेगा।
तो रिजल्टेंट निकालना है अपने, फाइंड स्पीड निकालनी है, जो स्पीड निकलेगी वो उसके रिजल्टेंट के बराबर होगी। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है, तो इसको हम सेट करते हैं, यानी कि स्पीड इक्वल टू जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो कुछ इस तरीके से एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आपका, माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस इसको देखिए यहां भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान रखना कि मैं इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जेड की वैल्यू को यहां पर स्क्वायर कर दिया, जेड वीजेड स्क्वायर, वीजेड की वैल्यू ये है, ये है। अच्छा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा ए ओमेगा, और यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, ए स्क्वायर ओमेगा टी, नहीं, ए स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मैं इन दोनों से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं पहले इस वाले टर्म से। तो देखिए ये वाले टर्म से अगर कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म एक साथ में है, साइन स्क्वायर वाला टर्म बनाना है मुझे, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और प्लस ये अलग वाला टर्म ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए दो प्लस आ गए इसके बीच में, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 1, और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मिलके बन जाएगा 2 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले आएंगे रूट से, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा और ये बन जाएगा रूट टू ए ओमेगा। तो आप देखेंगे जो आंसर सेट होगा इसमें वो आ रहा है रूट 2 ए ओमेगा, आंसर नंबर 3, दिस इज द करेक्ट वन। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं रीड करता हूं। One of the two identical conducting wire of length L is bent in the form of the circular and other one in the circular coil in n identical terms. n terms में इसको टर्न किया गया है। If the same current passes, the ratio of magnetic field at a center of loop BL to the center BL and BC will be, यानी कि इन दोनों कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है मुझे। क्वेश्चन का सेंस ये है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक एल लेंथ की एक वायर ले रखा है, उस वायर को सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर दिया, इस सर्कुलर फॉर्म में टर्न किया हुआ है, इसको नंबर ऑफ सर्कल फॉर्म में टर्न्स कर दिया, जिसका रेडियस स्मॉल आर मैंने कंसिडर किया, इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर प्रोड्यूस किया है। तो जो करंट इस पे पास होगा वही करंट इस पर पास होगा, कि इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस मैग्नेटिक फील्ड का हमें रेशियो निकालना है। तो किसी भी सर्कुलर लूप में की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर, और इस वाले के लिए मान लेता हूं मैं कि ये BL है, तो BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, रेडियस होता है तो यहां पर R रेडियस है तो मैंने R को लिखा हुआ है। सिमिलरली इसके लिए जो मैं लिखूंगा BC इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जब भी हम किसी भी सर्कुलर लूप में, जब भी कोई सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो उसका वैल्यू होता है BL इक्वल टू म्यू नॉट आई इक्वल अपॉन 2R, एंड BC तो मैंने इसकी वजह से कंसीडर किया हुआ है म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि इसको क्या किया कि एक वायर को टर्न करके, यानी कि एक एल लेंथ की वायर थी उसको टर्न करके हमने एक सर्कुलर फॉर्म बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ है वो है 2πr, तो अगर हम 2πr कैपिटल कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी n इंटू 2πr, क्योंकि इसके n टर्म्स बनाए गए हैं एज पर द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं यहां से r की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन 2π, और यहां से अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी l अपॉन n 2π। ये क्वेश्चन बनके तैयार होगी।
तो चलिए स्टूडेंट्स वैल्यू लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ बीएल और बीसी की वैल्यू क्या आती है। तो मैं अलग अलग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। इस जगह पे निकालता हूं मैं बीएल की वैल्यू को। तो बीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, l अपॉन 2 पाई, l अपॉन 2 पाई। ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट आई 2 पाई अपॉन 2l। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक स्टेटमेंट ये भी बन जाएगा और इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 2 पाई म्यू नॉट आई। ये वैल्यू आ गई आपकी बीएल की। अब देखें यहां पर बीसी के लिए क्या वैल्यू आती है, तो मैं बीसी का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। बीसी यानी मैग्नेटिक फील्ड है इस सर्कुलर के लिए, बीसी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन एन 2 पाई, ये वैल्यू है। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि एन अपॉन 2 पाई तो ऊपर चला जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल, तो बीसी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और म्यू नॉट आई इसके ऊपर चला जाएगा ये, तो एन पाई अपॉन एल, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एन पाई अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था मैंने एक सिंगल कॉइल के लिए निकाला हुआ था, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं इस नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो यहां पर अब एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो एन इंटू एन का एन स्क्वायर हो जाएगा, एन इंटू म्यू नॉट आई पाई अपॉन एल। ध्यान रखना ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है मैंने ये एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकाली हुई है। इसका मतलब क्या है, एन से मल्टीप्लाई किया तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया। अब बीएल अपॉन बीसी का रेशियो निकालेंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूं और तब तक के लिए पॉज करता हूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट मैंने वैल्यू अरेंज कर ली। यहाँ पे बीएल की वैल्यू देखिए मैंने निकाली थी म्यू नॉट आई 2 इंटू एल अपॉन 2 पाई। एल अपॉन 2 पाई मैंने कैसे निकाला था, मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको कि ये एल इज इक्वल टू 2 पाई आर था। तो आर की वैल्यू यहाँ प्लेस की है मैंने इस जगह पे इसके, और ये कैलकुलेट होके 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन एल आ गया है। इसी तरीके से बीसी की वैल्यू आ गई है, ये मैंने देखिए इक्वेशन पुट कर दी बी और बीसी की। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और सिंप्लीफाई करते समय आप देखेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बचेगा 2 और बच रहा है। यहां पर 2 कहां से आ गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये मुझे लिखना नहीं चाहिए, ये पाई है केवल, ये 2 नहीं आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आएगा पाई म्यू नॉट आई, पाई म्यू नॉट आई। और बचेगा कितना, बीएल अपॉन बीसी इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो केयरफुल होकर आप देख लें इस कैलकुलेशन को। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, ये दोबारा मैंने इसको ऐसा किया है, 2 पाई से यहां से कैंसिल किया तो पाई म्यू नॉट आई अपॉन एल बचेगा यहां से। तो बीएल अपॉन बीसी का जो रेशियो आया है 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा इस सेट के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर 1 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करता हूं मैं, और मैंने इसका फिगर बना रखा है, स्टेटमेंट नहीं लिखा है, काफी लंबी स्टेटमेंट है, और मैं क्वेश्चन रीड करता हूं और स्टेटमेंट से ही पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, या मैं ये फिगर बना रहा हूं उससे ही पूरा फिगर आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये 2 कार्नोट इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन अ सीरीज। तो देखिए 2 कार्नोट इंजन है ए एंड बी, इनको सीरीज में मैंने सेट कर रखा है। द फर्स्ट वन ए रिसीव द हीट, देखिए फर्स्ट वन ये रिसीव करेगा हीट T1 600 केल्विन से। देखिए ये रिसीव कर रहा है Q1 हीट को, क्लियर, रिसीव हीट एट T इज इक्वल टू 600 केल्विन एंड रिजेक्ट टू द रिजर्वोयर टू द टेम्परेचर T2। और जब इसको वो रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको जब निकल रहा है तो उसका टेम्परेचर हो रहा है T2। ये इसने रिसीव किया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है, और T2 टेम्परेचर पे उसको रिजेक्ट कर रखा है। द सेकेंड इंजन भी रिसीव द हीट, जो सेकेंड इंजन है ये रिसीव, ये फिर से हीट देखो रिसीव कर रहा है, रिसीव द हीट। एंड द फर्स्ट इंजन से रिसीव कर रहा है सेकेंड इंजन, एंड रिजेक्ट द हीट रिजर्वोयर टू T3, यानी कि आगे जो रिजर्वोयर हीट को
पास कर रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन दे रखा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर कैलकुलेट द टेम्परेचर T3 इफ द वर्क आउटपुट टू इंजन आर इक्वल। अगर दोनों के वर्क आउटपुट इक्वल है तो हमको क्या करना है, इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं वर्क डन यहां से निकालूंगा जो ए से यहां तक पास हो रहा है, उसके बाद वर्क डन निकालूंगा मैं जो यहां से यहां तक पास हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले वर्क डन निकलेगा W जो वर्क डन निकलेगा पहले के लिए दैट इज द Q2 माइनस Q1, दैट इज द Q2 माइनस या Q1 माइनस Q2। पहले ये टेम्परेचर है फिर ये वाला है, तो मैं लिख लेता हूं सिंपल सा Q1 माइनस Q2। और दूसरा वर्क डन W1 ये मान लेता हूं, ये W2, इसको W1 मान लिया मैंने, इसको W2, इसको मान लेंगे ये हो जाएगा Q3। तो Q2 माइनस Q3, Q2 माइनस Q3 दोनों ही वर्क डन एज पर द क्वेश्चन बराबर है, तो मैं यहां लिखूंगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q2 माइनस Q3। देखिए अब क्या करेंगे यहां पर कि ये वाला जो टर्म है मैं यहां लेकर आता हूं ताकि दो Q2 मिल जाए हमको। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q3, इस जगह पे ये प्लस हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा Q2 है, थीटा 2 मत समझ लेना, Q2 इंटू Q2। तो Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 2Q2, ये आ गया। अच्छा अब यहां पे देखिए Q2 की जो वैल्यू आ गई, Q2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई Q1 प्लस Q3 बाई, या मैं ऐसा कर लूं, इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, 2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 प्लस Q3 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 प्लस Q3 अपॉन। देखिए स्टेटमेंट समझ लीजिए, ए ने जो हीट पास की Q1 और Q2, तो वर्क डन हुआ इसके थ्रू Q1 से Q2, तो पहला वर्क डन Q1 माइनस Q2 ए के लिए, दूसरा वर्क डन इसके लिए निकलेगा Q2 हीट पास रिसीव कर रहा है और Q3 पास कर रहा है, तो Q2 माइनस Q3 दोनों वर्क डन आपस में बराबर होने चाहिए एज पर द क्वेश्चन। तो मैंने दोनों को वर्क डन को बराबर कर दिया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू Q2 माइनस Q3। इसको सेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 प्लस Q3 अपॉन Q2। अब इसको लिखते हैं स्टूडेंट टेम्परेचर के टर्म्स में, क्योंकि हमें टेम्परेचर निकालना है यहां पर। तो देखिए Q1 अपॉन Q2 को लिखा जा सकता है Q1 अपॉन Q2, जो टेम्परेचर प्रोड्यूस करके देगा दैट T1 और T2 के इक्विवेलेंट। ये होगा Q3 अपॉन Q2, जो हीट है, हीट की वजह से टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो जाएगा T3 अपॉन T2। ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस करेंगे। तो देखिए प्लेस करता हूं मैं इस जगह पर, तो यह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू Q1 Q2 यानी कि T1 अपॉन T2 प्लस T3 अपॉन T2। देखिए T2 एलसीएम आ जाएगा यहां पर, और ये आ जाएगा T1 प्लस T3 इक्वल टू 2। तो अब देखिए यहां पर T1 का वैल्यू कितना दे रखा है, 600 केल्विन दे रखा है। T3 का वैल्यू कितना दे रखा है यहां पर, 400 केल्विन दे रखा है। T2 का वैल्यू अपने को निकालना है, T2 का वैल्यू अपने को निकालना है यहां पर, तो वो निकल आएगा इस जगह पे, सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 2 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू कितना है, 600 400 यानी कि ये हो जाएगा 1000 केल्विन इज इक्वल टू T2। तो T2 इज इक्वल टू 1000 केल्विन अपॉन 2, दैट विल बी द 500 केल्विन। तो देखते हैं आंसर क्या दे रखा है इसका। आंसर इसका दे रखा है फर्स्ट वन 500 केल्विन, दिस इज द राइट आंसर। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, यानी कि E की वैल्यू दे रखी है मुझे, E इज इक्वल टू 1000। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 टू पावर 3, माइनस है 10 टू पावर -3।
तो मैंने 10⁻³ इसकी वैल्यू को सेट कर दिया भाई। 10⁻³ पॉजिटिव होगा, सॉरी 10⁻³। देन आफ्टर क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻29। तो P की वैल्यू है 10⁻⁻29, ये वैल्यू दे रखी है। अच्छा, थीटा एंगल दे रखा है क्या, 45 डिग्री। तो देखिए सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U = P वेक्टर डॉट E वेक्टर। जब इसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा PE cos थीटा। PE cos थीटा, तो P की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे 10⁻⁻29, E की वैल्यू होगी 10⁻3, 10⁻3 cos थीटा की वैल्यू होगी 45, cos 45। तो ये घट के आ जाएगा 10⁻⁻26 अपॉन √2। और इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 1/√2 का कुछ वैल्यू होता है -7 पॉइंट समथिंग। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपको जो आंसर मिलेगा, अच्छा ये -PE होता है, याद रखना क्वेश्चन में -PE। तो ये आंसर होगा 10⁻⁻27, जो आपके आंसर से मैच कर रहा है। तो मैं यहां देखता हूं कौन सा आंसर मैच हो रहा है। -7 × 10⁻⁻27 जूल। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करके आपको ये वाला आंसर मैच हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और फिगर के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू लिखता जाऊंगा। इफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप मीटर ब्रिज शोन इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, नल पॉइंट इज ऑब्टेन टू अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, यानी कि नल पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे कहीं भी मिलेगा। ये स्केल होती है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर वो मार्क कर देता है, यहाँ पर हमें नल पॉइंट मिल जाता है। नल पॉइंट का मतलब क्या है, जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, 0 पोजीशन पे आ जाएगा, वो नल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। इफ द 10 रजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद R, यानी रेजिस्टेंस के R के साथ में 10 रजिस्टर कनेक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आज की वैल्यू हो जाएगी R+10। देन नल पॉइंट शिफ्टेड टू, जो नल पॉइंट है वो शिफ्टेड हो जाता है कहां पर, एट 60 सेंटीमीटर। ठीक है। द रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1+10 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो R1+10 में पैरेलल कनेक्टेड हो रहे हैं, सच दैट इट शिफ्टेड बैक इनटू अ इनिशियल पोजीशन। ये तो सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का, इसको पहले करना स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं कि इफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर, द नल पॉइंट, नल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम मीटर ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को लिखते हैं। तो मीटर ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होती है उसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस R1 अपॉन रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। यानी जब पहले रेजिस्टेंस था तो उस समय जो वैल्यू थी वो क्या थी, और जब सेकेंड रेजिस्टेंस देखा मैंने तो वहां पे वैल्यू 40/60 हो गई। ये नल पहला रेजिस्टेंस यानी कि नल पॉइंट पर 40 और आफ्टर सम टाइम इट टेक्स द 60 वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि R1 अपॉन R2 की वैल्यू मिलेगी आपको 2/3, और यहां पर रिलेशन आ जाएगा कि R1 2R1 इज इक्वल टू, सॉरी 3R1 इक्वल टू 2R2, ये रिलेशन आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि वो 10 रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो अगर 10 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, और 10 रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो रहे हैं तो क्वेश्चन में देख रखा है यहां पर नल पॉइंट शिफ्टेड 10 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए रजिस्टर जो हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर सीरीज में 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1+10, ये तो हो गए 10 रजिस्टर्स, अपॉन R2 इक्वल टू 10 शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि 40+10, इसमें तो 10 ऐड हुआ होगा, ठीक है, और नीचे वाले में 10 सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, -10। तो R1+10 अपॉन R2 इक्वल टू 50/50, दैट इज द 1, और एक रिलेशन निकलेगा R1+10 इक्वल टू R2। ठीक है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 2R1+20 इक्वल टू 2R2। 2R2 की वैल्यू यहां पर लगा देंगे फ्रॉम
मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पे आ जाएगा 2r1 प्लस 20 इज इक्वल टू 3r1। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि R1 और R2 के माइंड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर R1 की वैल्यू हमको मिलेगी R1 इज इक्वल टू 20। अगर R1 20 मिल गया है तो यहां से हम R2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, और R2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 30। यानी कि R1 और R2 का वैल्यू आ चुका है आपके पास में, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, इस तरीके से कनेक्ट हो कि शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, वो 40-60 पे दोबारा पहुंच जाए। तो देखिए ये वाला पार्ट मैं यहां करता हूं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, काम की इंफॉर्मेशन नहीं थी। चलिए, तो देखिए यहां पे क्या करते हैं, अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो फॉर्मूला बनेगा R क्रॉस R प्लस 10, R1 प्लस 10 अपॉन R प्लस R1 प्लस 10 डिवाइड बाई R2 अपॉन 40 अपॉन 60। जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे, पहला रेजिस्टेंस R लेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस R1 प्लस 10 लेंगे, ठीक है, और R2 के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका यही फॉर्मूला सेट बनेगा। तो चलिए अब R1 और R3 की वैल्यू प्लेस करते हैं। तो R की वैल्यू तो अपने पास में है नहीं, ये तो हो गया 2। R मैं ऐसे ही रखूंगा सिंपल, R1 प्लस 10, R1 की वैल्यू है 20, तो ये बन जाएगा आपका 30, यानी कि ये 30R बन गया। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 30R। देन आफ्टर R प्लस R1 प्लस 10, R1 किस भी हो जाएगा 30R। R1 की वैल्यू कितनी है 30 बन जाएगा, यानी R प्लस 30 हो गया ये, ठीक है, अपॉन R2। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू ही मैंने निकाली थी यहां पर, ये R3 नहीं है, ये R2 है। तो R2 की वैल्यू मैंने निकाली है 30। 30 इज इक्वल टू 2/3। तो देखो 30 से ये वाला 30 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ जो टर्म आएगा R अपॉन R प्लस 30 इक्वल टू 2/3। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3R इज इक्वल टू 2R प्लस 60, और 3R माइनस 2R इज इक्वल टू 60, R इज इक्वल टू 60 ओम आंसर आ जाएगा।